कहते हैं कोई भी इंसान अकेला पैदा नहीं होता। उसकी किस्मत किसी और की किस्मत से एक लाल धागे की तरह जुड़ी होती है। ये धागा कभी नहीं टूटता। एक तरफ था प्रिंस जिसने अपनी राजकुमारी खो दी थी और दूसरी तरफ एक साधारण सी लड़की जिसे अपनी ही पहचान याद नहीं थी। लेकिन किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि इन दोनों की रूहें आपस में बदल गई। दोनों एक ऐसे रहस्य में उलझ गए जिसने उनकी सारी दुनिया बदल दी। एक नई कॉमेडी, रोमांस और हिस्टोरिकल टच वाली कहानी जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बोल्हा नाम के एक बूढ़े आदमी के पास जाता है। उसको एक बुक देता है तो वो उसमें से दो लोगों के नाम कॉपी करता है जो कि चमकते हुए फूलों के गार्डन में पहुंचते हैं और उनमें से एक चमकता हुआ फूल बन जाता है। बोल्हा उसे बताता है कि ये भाग्य के फूल हैं जो कि भाग्य के उस लाल धागे को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि दो इंसानों को जोड़ता है। तो बच्चा उनसे उस फूल के बारे में पूछता है जो कि बाकियों से अलग था। वो बताते हैं कि जन्म से ही लोगों की जोड़ियां बन जाती है और उनका भाग्य एक लाल धागे से जुड़ जाता है, चाहे वो अलग भी हो जाए, लेकिन आखिर में उन्हें साथ में होना होता है। फिर उसे लाल धागे से जुड़े एक कपल की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। फिर हमें प्रिंस कांग को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती क्योंकि उस राजकुमारी की मौत हो जाती है और ये गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तब उसके हाथ से वो लाल रेखाएं आसमान में चांद की तरफ चली आती हैं। फिर कुछ टाइम बाद कांग को देखते हैं, वो बहुत ही गुस्सा हो रखा था क्योंकि उसका जो नया शाही ड्रेस था उसकी पसंद का कलर का नहीं था। उसने 5 साल पहले एक रूल बनाया था जो कि हर इंसान के हिसाब से उसके कलर को मैच करता हो, और ये कलर उसके मैच का बिल्कुल भी नहीं था। तो वो उसे सिलने वाले के पास जाता है, उसे शिकायत करता है, लेकिन वो कहता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूट करता है। इस पर तो कांग उससे बहस करने लग जाता है, बहुत गुस्सा करता है और इस गलती के बदले उस आदमी का कुछ सामान उठाकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट वो अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग रखता है, तो सब लोग इस बात पर बहस करने लगते हैं कि प्रिंस को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। इस बात पर वो कुछ ज़्यादा ही बहस कर रहे थे और एक तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, जबकि कांग तो ये सारा तमाशा देखकर एंजॉय कर रहा था, पॉपकॉर्न खा रहा था। तो ये देखकर तो एक आदमी उसके लिए कुछ बोलने लग जाता है, तो एक दूसरा मिनिस्टर हानचुल ये सब देखकर उस पर गुस्सा करता है और तलवार से उसे मारने के लिए करता है। कहता है कि मैं राजा का वफादार हूँ, तुम इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकते, और गुस्से में उसे मारने वाला होता है, लेकिन कांग उसे रोक देता है और सबसे कहता है कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया है कि मैं किससे शादी करूंगा, और वो हानचुल की बेटी है, यानी कि उसी मंत्री की बेटी से। इसके बाद हानचुल कांग के पिता से मिलने जाता है। उन्हें एक जगह पर बंद करके रखा गया था, तो वो हानचुल से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बेटी और कांग की शादी हो जाए और उसके बाद तुम्हें उसका वारिस मिल जाएगा, तो तुम कांग को मार दो या फिर मेरी तरह पागल करके ऐसे यहाँ पर बंद कर दो। हानचुल ने कुछ ऐसा ही किया था जिससे कि राजा लोगों की नजरों में अयोग्य बन जाए और उसे महल के कामों से अलग कर दिया जाए, पर यह दिखाई नहीं जाता कि आखिर वैसे क्यों कर रहा था। फिर हम कांग को देखते हैं, ब्रिज को क्रॉस करते हुए उसकी नज़र पानी पर पड़ती है, तो देखता है कि वहाँ पर मछलियाँ तैर रही थी, इसलिए अपनी नौकरानी की क्लास लगाता है। कहता है कि मैंने कहा था ना कि पानी के सारे जीवों को मार डालो। इसके बाद सब लोग इस काम में लग जाते हैं। फिर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जो राजकुमारी थी उस पर रानी की मौत का आरोप लगाया गया था, यानी कि कांग की माँ का। उन्हें जहर दिया गया था। तब राजकुमारी खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए पानी में कूद गई और काफी टाइम बाद उसका सड़ा हुआ शरीर मिला था। तब कांग ने उसके हाथ में अंगूठी पहचान ली थी और इसीलिए अब वो पानी के सारे जीवों से नफरत करता है। फिर 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कांग अपने पिता से अपनी वाइफ की मौत को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, तो वो बताते हैं कि मैंने ही उसे डूबकर मरने का ऑर्डर दिया था क्योंकि मैं जानता था कि या तो तुम उसके साथ भाग जाओगे या फिर उसके साथ ही मर जाओगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादाजी तुम्हें बचाने के लिए ही मर गए, तो तुम मत भूलना कि तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी जान की कीमत चुकाई है। लेकिन उसका कहना था कि मैंने कभी नहीं पूछा कि उन्होंने आखिर किसके लिए, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दी, और आपने तो मुझे पहले ही मार दिया है, मैं अंदर से वैसे ही मर चुका हूँ। प्रेजेंट में वो अपनी नई ड्रेस लेकर अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है। तब वहाँ पर वो जहर पीने वाला ही होता है कि हानचुल से रोक देता है और कहता है कि तुम अभी नहीं मर सकते क्योंकि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और उसके सामने कह देता है कि मैंने ही रानी माँ को मारा और तुम्हारी पत्नी को भी। और अब वो इसलिए ये सब कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि ये सब जानने के बाद भी कांग कुछ नहीं कर सकता। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसे सजा दे सके। उसे कहता भी है कि तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम बदला ले सको, बल्कि तुम तो मौत चाहते हो। ये सुनकर तो कांग उस पर चिल्लाने लग जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। इस बीच एक दूसरे गांव में हमें डाली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो घर घर जाकर नमक बेचती थी, एक तरह से फेरी वाली। वो लोगों के घरों में जाती थी और पानी देने के लिए कहती थी। फिर जब वो जाने लगती तो लोग पूछते कि तुम अपना सामान नहीं दिखाओगी, तो वो कहती कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे किसी और को बेच दूंगी। लेकिन वो जिद करते, बस फिर क्या था, वो ऐसे ही सबको अपनी बातों में फंसा कर उनसे नमक खरीदवा लेती थी। बस इसी तरह वो चालाकी से सारा नमक बेच देती थी। पर उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे, उसे नीच कहा करते थे। इस बात से वो बहुत परेशान थी। तो उसके डैड पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो उनको बताती है। तो वो समझाते हैं कि ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। तभी उनकी वाइफ भी आ जाती है। उनकी बातों से पता चलता है कि डाली उन्हें पानी में डूबी हुई मिली थी और उससे पहले कि वो सारी आदत भूल चुकी है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ, तो मुझे बाहर जाना चाहिए।
तब वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम्हें उससे पहले पड़ोस के गाँव में जाना होगा, क्योंकि वहाँ का पुराना एक कमांडर तुमसे मिलना चाहता है। इसके बाद डाली उससे मिलना चाहती है, तो पता चलता है कि उस कमांडर की बेटी हानियांग नाम के एक टाउन में रहती है, जहाँ पर उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब वहाँ पर वो खुश नहीं है। उसके पति की मौत हो गई है और वो परेशान रहती है। तो बस उसका हालचाल जानने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करती है कि मेरा वहाँ पर जाना मना है। वो उसे बहुत जोर देता है और कोई कीमती चीज़ देकर उसे लालच देता है, तो वो आसानी से मान जाती है। फिर वो उसे अपनी बेटी का भेजा हुआ एक लेटर दिखाता है, जिसमें कि उसने ये लिखा था कि उसे सुसाइड करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये देखकर तो वो कहती है कि मुझे वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। बस इसके बाद वो हानियांग में जाने की तैयारी शुरू कर देती है। तब उसकी आंटी होंग आ जाती है और पूछती है, तो दादी झूठ कहती है कि मैं बस सामान बेचने के लिए कहीं जा रही हूँ। होंग कहती है कि हानियांग मत जाना, क्योंकि तुम वहाँ पर एक गुलाम थी और गुलामों के शिकारी अभी तुम्हारी तलाश कर रहे होंगे। वो तुम्हें कहीं पहचान न ले, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाना। लेकिन इसके बाद भी वो वहीं चली जाती है, पर उन्हें बता देती है कि वो वहाँ जा रही है और उस कमांडर की बेटी ली हुई का एड्रेस ढूंढने लगती है। उसके पास एक मैप भी था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस बीच हमें कांग की दादी यानी कि रानी माँ को दिखाया जाता है। वो एक मंत्री से बात कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कांग हानचुल की बेटी से शादी करे, और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि कांग से पहले उसके पिता के भाई ने शासन किया था, पर उनके और उनके बेटे की एक ही दिन मौत हो गई थी और उनका दूसरा बेटा जेवन अभी भी जिंदा है। और रानी माँ ने ही कांग की माँ को फंसाया था, उन्हें मरवा दिया था और फिर जेवन को गद्दी से हटा दिया। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि कांग हानचुल की बेटी से शादी करे, क्योंकि इससे उन मंत्री को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाएगी, इसलिए उन्हें कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। और वहीं डाली को वो घर मिल जाता है। अब उस कमांडर की बेटी के हस्बैंड की तो मौत हो गई थी, इसलिए उसके जो ससुराल वाले थे वो उसे मारना चाहते थे, मतलब उससे जानबूझकर सुसाइड करवा रहे थे। तो इसी बहाने डाली वहाँ जाती है और ऐसे बताती है कि उसका यही काम है, लोगों को सुसाइड करवाना। उसके पास मरने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अच्छे अच्छे हथियार है, जिससे कि लोग अपनी जान ले सकें। तो ये देखकर तो ली हुई की सास उसे अंदर जाने देती है, उससे बात करने के लिए कहती है। तो डाली पहले उससे ये कंफर्म करती है कि ये सच है कि उससे जबरदस्ती सुसाइड करवाया जा रहा है, और फिर जानने के बाद उससे अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है कि उसे यहाँ से कैसे बाहर निकलना होगा। फिर बाद में जब डाली मार्केट घूम रही थी, तब कांग की नज़र उस पर पड़ती है, तो वो उसे देखने लग जाता है, क्योंकि असल में उसकी राजकुमारी बिल्कुल डाली की तरह दिखती थी। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये मेरी रानी है, जबकि उसने तो उसे अपने सामने मरे हुए देखा था। बस उसी ख्यालों में वो खो जाता है। तब डाली देखती है कि मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। उसे लगना ही होता है कि शायद ये वही हंटर है जिसके बारे में उसकी आंटी होंग ने कहा था, इसलिए वो उससे बचकर भाग जाती और फिर एक झोपड़ी में पहुंच जाती है, जो कि गार्डन से भरा हुआ था। तब वहां पर वो एक पेड़ के नीचे अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन उस पेड़ पर तो एक लड़का बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक घड़ी थी कि तभी उस घड़ी से घंटी की आवाज आने लगती है। वो देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर जब वो ऊपर देखती है तो उस लड़के को देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके ऊपर सामान फेंकने लगती है। ऐसे में उसके हाथ से वो घड़ी छूट जाती है और सीधा जाकर डाले के सिर पर लगती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो लड़का उससे घड़ी टूटने के पैसे मांगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो इस बात पर वो बहस करने लगती है कि मैंने थोड़ी तोड़ी। तो वो अपने नौकर से कहता है कि इसे कहीं जाने मत देना जब तक ये मेरे पैसे नहीं देती। और असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जेवन था, यानी कि कांग का कजिन। अब जेवन के चले जाने के बाद डाली बाहर निकलने के लिए बहाना मारती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तो गार्ड पहले तो जान ही लेता, लेकिन जब वो ये कहती है कि वो यहीं पर कर देगी, तो उसे मानना ही पड़ता है। और वहीं कांग जेवन से मिलने आता है, उस पर अपनी घड़ी चुराने का इल्जाम लगाता है, क्योंकि वो असल में उसकी थी। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो तो टूट गई है, तो दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। इससे डर के मारे बाकी सब लोग भाग जाते हैं। और असल में ये सब एक प्लानिंग थी, क्योंकि ये बस लड़ाई करने का दिखावा कर रहे थे कि कांग को राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर असल में वो हानचुल से बदला लेना चाहता था और जेवन के साथ मिलकर उसी की प्लानिंग कर रहा था। जबकि ये खबर हानचुल तक पहुंच गई थी कि दोनों भाई लड़ाई कर रहे हैं, पर वो भी इतना बेवकूफ नहीं था। वो भी समझ रहा था कि जरूर वो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे होंगे। इस बीच डाली जब वॉशरूम करने के लिए बाहर जाती है, तो मौके का फायदा उठाकर एक औरत के कपड़े चुराकर भागने की कोशिश करती है, और ऐसे में सब लोग उसका पीछा करने लगते हैं, उसे पकड़ने लगते हैं। तो वो तो भागकर छत में चली जाती है और वहाँ पर भागने लगती है। जबकि दूसरी तरफ डाली के जो डैड थे, वो उसकी आंटी होंग से ये पूछते हैं कि उसे हानिंग में क्यों नहीं जाना चाहिए। वो बताती है कि अगर वो वहाँ गई और उसे पहचान लिया गया तो उसे मार दिया जाएगा। और जबकि वहाँ पर डाली छत पर भागम भाग खेल रही थी, तब नौकरों की बातों से उसे पता चलता है कि वो लड़का तो रॉयल फैमिली से है। अब ऐसे में तो वो बुरी फंस सकती थी, इसलिए वो छत से कूद जाती है और सीधा जाकर नीचे कांग की गोद में गिर जाती है। तब उसे देखकर तो वो चौंक ही जाता है और वो भी उसे देखने लग जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कांग की जो वाइफ मर गई थी वो असल में डाली ही थी, इसलिए उसकी आंटी नहीं चाहती थी कि वो वहाँ पर जाए और कोई भी उसे पहचाने। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कांग के पिता राजकुमारी को एक मैसेज भेजते हैं कि उसे कांग के लिए मरना चाहिए। फिर इसके लिए वो एक झील के बर्फीले पानी में कूद जाती है। तब एक कोर्ट लेडी उसके पीछे भागती है, जो कि कोई और नहीं होंग ही थी। भागते भागते अचानक वो फूलों से घिरे एक जादुई पेड़ के पास पहुंचती है। तब राजकुमारी वहां पर बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ में एक लाल निशान बन गया था। तभी वोल्हा आता है और उसे बताता है कि राजकुमारी के हाथ पर लाल निशान उसकी किस्मत का निशान है
और अब वो सील हो चुका है। वो अपनी सारी यादें भूल गई है, तो अब उसे जो बताया जाएगा वो उसे याद रहेगा। इसलिए उसे उसके बुरे दर्द से भरे पास्ट को याद ना करने देना। तो बस होंग ऐसा ही करती है। पहले तो उसकी रिंग निकाल लेती है कि उसे कुछ भी याद ना आए, और फिर जब उसे होश आता है तो उसे बताती है कि तुम्हारा नाम डाली है और मैं तुम्हारी आंटी हूँ। हान्यांग की कुछ हंटर्स ने तुम्हारी फैमिली को मार दिया था, लेकिन मैं और तुम ही बच पाए, इसलिए तुम वापस से कभी हान्यांग मत जाना। बस इसीलिए वो उसे वहाँ जाने से मना कर रही थी। फिर दूसरी तरफ कांग को डाली की बॉडी देखने के लिए ले जाया जाता है। बॉडी सड़ गई थी, इसलिए पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हाथ में राजकुमारी की वही रिंग थी जो कि होंग ने किसी तरह वहाँ पहुँचा दी थी, इसलिए उसे राजकुमारी मान ले जाता है। तब सबको यकीन हो जाता है कि ये उसकी बॉडी है और वो मर चुकी है। फिर प्रेजेंट में वही सीन देखते हैं जब कांग और जेवन हानचुन के बारे में बात कर रहे थे, और जब कांग की माँ की मौत हुई थी तो उसे मरवाने का कोई उन्हें सबूत नहीं मिला। उन्हें जिन पर शक हो रहा था वो सब एक एक करके मर गए। तो वो एक एयर के इंसिडेंट की जांच कर रहे थे जिसमें कि पिछले राजा और उनके बेटे की मौत हो गई थी, और जब वो बीमार पड़े थे तो वो लकड़ी की तलवार से लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर जांच के लिए कांग ने कई फिजिशियन से ऐसे जहर के बारे में पूछा था जिसमें कि बाकी कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, पर किसी को भी ऐसे जहर का पता नहीं था। लेकिन उनमें से कुछ ने एक जिमजू बर्ड के बारे में बताया था कि ऐसा जहर उसमें होता है, और तब ही कांग ने जीवन को अपने इस बदले में शामिल कर लिया था। जीवन बताता है कि वो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला था जिसके पास वो जिमजू बर्ड था, पर उसने कुछ टाइम पहले उसे बेच दिया, और जब वो बेचा गया था उसी टाइम पर हानचुल वॉर का मिनिस्टर था और ट्रैवल कर रहा था, तो उन्हें शक था कि कहीं उसने वो बर्ड खरीदा ना हो। फिर जब कांग यहाँ से जा रहा था कि तभी डाली छत से गिरकर सीधे उसकी गोद में गिर जाती है। कांग तो उसे पहचान लेता है, पर उसे यकीन नहीं होता और उसे गिरा देता है। लेकिन फिर जैसे ही वो खड़ी होती है तो उसे गले लगा देता है, कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मतलब उसे छोड़ ही नहीं रहा था, तो उसे धक्का देकर दूर कर देती है। इतने में वो लड़की आ जाती है जिसके कपड़े पहनकर डाली भागी थी, तो वो उसे कपड़े वापस करने के लिए चली आती है। फिर अपने कपड़े फिर से पहनने के बाद डाली जाने लगती है, लेकिन उसकी आईडी का टोकन उनके पास था, तो कांग उसका नाम देख लेता है और वो भी उन्हें बताती है कि वो एक फेरी वाली है और बोरियोंग में उसकी फैमिली रहती है। पर उसे देखकर तो कांग को अपनी राजकुमारी की याद आने लगती है कि क्या ये सच में वही है या कोई और तभी दाली को भी याद आता है कि उसे तो हीरो की मदद करनी है, इसलिए अपना सामान वहीं छोड़ देती है कि मैं कहीं भागूंगी नहीं, तुम्हारे पैसे दे दूंगी, मतलब उस घड़ी के। फिर उसके जाने के बाद उसका बैग देखते हैं तो उसमें उन्हें वही सुसाइड नोट मिलता है, तो उन्हें एहसास होता है कि वो खतरे में है। कांग तो कहने लगता है कि अगर ये राजकुमारी हुई तो, जबकि डाली के पेरेंट्स को पता चल गया था कि वो हान्यांग गई है, इसलिए वो वहीं जा रहे थे, और वहाँ लेडी हीरो चुपके से अपने घर से निकल जाती है। लेकिन उसके आदमी लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, पर तभी डाली उनके सामने जाती है, उन्हें बातों में उलझा देती है जिससे कि वो निकल जाती है। तब डाली मौका देकर लियुई को अपने पोर्टर के बॉक्स में छुपा देती है, क्योंकि उसने उसे यही मैसेज दिया था। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि वो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और लियुई को भी बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। फिर उन्हें लेकर जाने लगते हैं, लेकिन जीवन वहाँ आ जाता है और उन्हें भागने देता है, पर आगे जाकर कांग उन्हें रोक लेता है और वो आदमी भी आ जाते हैं। तो डाली उनके सामने खड़ी जाती है, पर कांग तो उन लोगों को लियुई को ले जाने देते हैं। इससे तो डाली कांग से बहस करने जाती है और ऐसे में कुछ ऐसा बोल देती है जो कि राजकुमार ने उससे कहा था, तो वो चौंक जाता है और फिर उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि गिरती हुई पंखुड़ी पकड़ने पर क्या होता है, ये देखने के लिए कि क्या वो वही कहती है जो कि राजकुमारी कहा करती थी। पर वो जवाब नहीं देती, तो कांग उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो ली हुई का मामला सुलझा देता है तो उसे जवाब बताना होगा, और फिर अपने आदमी से उसे ले जाने के लिए कहता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसकी चोट लग गई थी। फिर किम के घर पर जाता है जहाँ पर ली हुई रहती थी। तब वो उसे ये कहते हुए सुन लेता है कि वो मरना नहीं चाहती और उसका हस्बैंड भी कभी ये नहीं चाहेगा, तो उसका ससुर उसे सुनाने लगता है कि वो उसके मरे हुए बेटे के नाम पर ऐसे ना बोले। तभी कांग अंदर आता है तो देखता है कि लीवी के सामने रस्सी, जहर और चाकू रखा हुआ था, मतलब कि वो चूज कर ले कि उसे किससे मरना है। तो वो किम को बांध देता है और फिर वार्निंग देता है कि इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर मुझे कुछ खबर मिली तो तुम नहीं बचोगे। तभी डाली सारे गाँव वालों के साथ यहाँ पहुंच जाती है कि किम का विरोध करे, लेकिन कांग ने पहले ही सब कुछ ठीक कर दिया था। और तब लीवी को देखकर डाली बहुत खुश होती है। इतने में किम का ही आदमी रॉयल गार्ड को लेकर आता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो कांग झूठ बोलता है कि वो रॉयल इंस्पेक्टर है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो क्राउन प्रिंस है। किसी ने उसे देखा नहीं था और उन्हें किम को अरेस्ट करने के लिए कहता है। और जब गार्ड वॉन को वहाँ देखता है, क्योंकि वो एक मिलिट्री ऑफिसर था, तो समझ आता है कि ये क्राउन प्रिंस है और फिर बोलने ही वाला होता है, लेकिन कांग का जो दूसरा साथी था सेडोल उसे गले लगाकर बात घुमा देता है। तब डाली ये सब नोटिस कर रही थी, और फिर सबके जाने के बाद कांग डाली से गिरती हुई पंखड़ी के बारे में उसका जवाब पूछता है। तब राजकुमारी ने उससे कहा था कि अगर तुम गिरती हुई पंखुड़ी पकड़ते हो तो तुम्हारा पहला प्यार सच होगा, लेकिन डाली उसे वो जवाब नहीं देती जो वो चाहता था। इससे उसका दिल टूट जाता है, उसे राजकुमारी की याद आने लगती है और वो बहुत सैड हो जाता है, उसकी आंख से आंसू गिरने लगते हैं। डाली ये देख नहीं पाती, उसके आंसू साफ कर देती है। फिर एकदम से उसे ध्यान आता है तो पीछे हट जाती है, माफी मांगने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, तो तुम मुझे कंफर्ट कैसे करोगी। तब वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए राइस सूप खरीदूंगी, क्योंकि पेट भरा होता है तो इंसान खुश होता है। और जबकि वहाँ हानचुल तक इस मामले की खबर पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल वो अपनी बेटी को यहाँ बुला रहा था, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी।
और फिर उसकी बेटी वोही को देखते हैं वो अपने पिता के भेजे हुए लेटर पर फायर कर देती है, जिसमें लिखा था कि उसे कांग से शादी करनी है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जेवुन उसकी एक ड्राइंग बना रहा था और वो गन चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। तब जेवुन वो गन नीचे रखकर कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो अब वोही की बारी थी उसे प्रोटेक्ट करने की, और वहाँ डाली कांग को सूप पीने के लिए ले जा रही थी कि तभी उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं। तो ऐसे में वो कांग से कहती है कि सूप मैं कल पिलाऊँगी, और अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। उधर डाली उन पर गुस्सा करती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए? अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं सब कुछ कैसे सँभालूँगी? और उन्हें बताती है कि उसे उन दोनों के बारे में पता है कि पहले उसके डैड महल के यूनुस थे और उसकी माँ कोर्ट की हेड लेडी थी। उनका अफेयर था और वो महल से भाग गए थे। तो वो लोग चौंक जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता? लेकिन उसे ये बात बहुत पहले पता चल गई थी, इसलिए उन्हें जल्दी से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर रात में सोते टाइम वो चुपके से निकल भी जाती हैं, और फिर अगले दिन ली हुई से मिलती है। वो एक नए घर में नए लोगों के साथ खुश थी, इसलिए डाली को वो थैंक्स करती है। फिर वापस आते हुए जेवन से मिल जाती है। अब वो एक फेरी वाली थी, इधर-उधर घूमती रहती थी, तो उसे बिज़नेस के बारे में काफ़ी कुछ पता था, तो वो उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे रॉयल इंस्पेक्टर के साथ सूप पीने जाना है। ये सुनकर वो चौंक जाता है कि वो कांग को रॉयल इंस्पेक्टर समझ रही है, तो उसे सच भी नहीं बताता। ये कहता है कि उसके बाद तुम मेरे घर आ जाना। फिर जब वो जाने लगती है तो एक आदमी उससे टकरा जाता है, जिससे कि थोड़ी देर के लिए उसकी बहस होने लग जाती है, और वहाँ पर कांग और बाकी लोग डाली के आने का वेट कर रहे थे। तभी डाली के पेरेंट्स वहाँ से गुजरते हैं, तो वो सेडोल को देखकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, और सेडोल भी उन्हें देखने लगता है। अब इससे पहले कि वो एक दूसरे को पहचाने, कि डाली की माँ उन्हें ले जाती है और बताती है कि वहाँ पर शायद क्राउन प्रिंस था, और कल डाली उसके साथ ही थी। उधर वही आदमी जो कि डाली के साथ टकराया था, वो असल में इंस्पेक्टर किम का ही आदमी था, यानी कि ली हुई के ससुर का। तो वो इंस्पेक्टर किम की वाइफ को बताता है कि वो डाली से बदला लेगा, क्योंकि उसने ही ली हुई को भगाया। तब जेवुन उनकी बातें सुन लेता है, और उसने उस टाइम उस आदमी को डाली के थैले में कुछ रखते हुए देख लिया था। और फिर बाद में जब डाली कांग के पास जा रही थी, तो वही आदमी उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है, तो उन्हें उसके सामान वो चीज़ें मिल भी जाती है। तब गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, तो डाली ये सोचती है कि अगर उसे पकड़कर पुलिस ब्यूरो ले जाया जाएगा तो कहीं वो पकड़ी ना जाए, इसलिए वो उन्हें बताती है कि वो एक पेडलर है, तो उन्हें उन्हीं के हेडक्वार्टर ले जाना चाहिए। फिर जब वो उसे वहाँ पर ले जाते हैं तो अपनी बात रखती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। उसे मारने के साथ साथ उसके पैर काटने की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद उसे चटाई में लपेट दिया जाता है, और फिर जैसे इसके पैर काटे जाने वाले होते हैं कि ठीक टाइम पर कांग पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तो चलो साथ में सूप पीने चलते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे की कहानी देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।